नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी के हर एपिसोड में हम आपको कानून से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां बताते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराध के बारे में कि कैसे इस अपराध को अंजाम दिया जाता है और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कानून किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। लीगल लिटरेसी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। नमस्कार मैम, संपत्ति के विरुद्ध अपराध क्या है, इसे कैसे समझा जा सकता है? जी, आप इमेजिन करिए कि आपने एक गार्डन बनाया है बहुत मेहनत से। आपने वहाँ फूल लगाए हैं कुछ, तो जब आपने एकदम संजो करके एक गार्डन को बनाया है, उसमें कोई व्यक्ति अगर ट्रेसपास करके आता है और आपके जो बिलवड जो फ्लावर्स है वो तोड़ करके ले करके जाता है, तो इसमें आपका क्या अधिकार बनता है, उसको समझने के लिए हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार से अगर कोई फूल तोड़ करके ले करके जाता है तो वो चोरी हो गई, और अगर उस फूल को नहीं तोड़ूंगा ये बोल करके बोलता है कि आप हमें कुछ पैसे दे दो, मैं आपके फूल को नहीं तोड़ूंगा, तो वो एक्सटॉर्शन हो गया, उद्यापन जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन हो गया। अगर वो गार्डन को आग लगा देता है तो वो मिसचीफ हो गया, रिश्ती हो गई। और अगर वो आपके प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करके आया है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। तो इस प्रकार से अनेकों अपराध होते हैं आपके संपत्ति के विरुद्ध में, तो उसके विरुद्ध में आपके पास क्या अधिकार हैं। तो संपत्ति जैसे संपत्ति के विरुद्ध अपराध का मैंने प्रकार बताया, उसमें मैं आपको वेज भी बताऊंगी कि कैसे आप लीगली अपने अधिकार को सेफगार्ड कर सकते हैं, अपने आप को वैसे सिचुएशन में बचा कैसे सकते हैं, अगर बचा नहीं पाते हैं तो आप अथॉरिटीज़ की हेल्प कैसे ले सकते हैं, वही हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जी अमित। जी मैम, संपत्ति अपराधों के कुछ सामान्य प्रकार भी होते हैं और ये क्या होते हैं? जी, आप आईपीसी की चैप्टर 17 को अगर खोल करके देखेंगे तो उसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध का विवरण बताया गया है, जिसमें पहला प्रकार आप देखेंगे तो चोरी का है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी कैसे करता है। जैसे यहाँ पे एक रिंग रखी है अमित, आपका घर है और आपकी रिंग रखी है, और मैं आपके घर में आती हूँ और मुझे लगता है ये रिंग तो बहुत अच्छी है, मुझे इसको लेकर के जाना है। मेरे अंदर एक दुर्भावनापूर्वक आशय निर्माण हो गया, एक जिसको बोलते हैं मैलाफाइड इंटेंशन लीगल टर्म में जिसको बोलते हैं। तो मेरा आशय जब बेईमानी पूर्वक हो गया, दुर्भावना पूर्वक हो गया, तो फिर मैं उस रिंग को जैसे ही मैं उसको पकड़ करके उसकी जगह से थोड़ा सा हटा देती हूँ तो वो चोरी का अपराध घटित हो जाता है। तो जब आईपीसी में आप विवरण देखते हैं तो पहला अपराध है जैसे चोरी, और मैं आपकी रिंग को ले जा करके बेच देती हूँ और कोई पर्सन उसको खरीद लेता, तो खरीदने वाला भी अपराधी है, चोरी का सामान खरीदने वाला भी अपराधी है। और उसी प्रकार से एक्सटॉर्शन है, मिसचीफ है, हाउस ट्रेसपास है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, इस प्रकार के कई सारे अपराध हमारे भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। जी अमित। जी मैम, लेकिन मैम कानून आमतौर पर इन अपराधों को कैसे संबोधित करता है, इनकी क्या संज्ञा देता है? जी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध को वही आईपीसी की धारा चैप्टर 17 में समझा जाता है। कानून में आप इसको ढांचा देख सकते हैं, उसमें परिभाषा दी गई है, उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे ही मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी में कुछ गहने हैं या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाली वैल्यूएबल संपत्ति जा रही है, और मुझे इस बात की जानकारी हो गई, मेरा इंटेंशन है उसको ले जाने का, तो मैं अगर बैलगाड़ी को उसके जो ट्रैक है उससे मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ तो मैं चोरी का अपराध घटित कर देती हूँ, ये माना जाता है। अगर मैं कहती हूँ कि फियर ऑफ थ्रेट और इंजुरी, कि आपको मैं ये चीज़ कर दूंगी, आप मुझे ये संपत्ति परिदत्त करें, तो वो एक्सटॉर्शन, गन पॉइंट पे जिसको बोल सकते हैं, गन पॉइंट पे मैं कोई चीज़ बोलती हूँ तो वो हो गया एक्सटॉर्शन। रिश्ती, जैसे कि अगर मैं फटाका फोड़ करके किसी के घर में फटाका फोड़ देती हूँ तो उसकी संपत्ति को हानि हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिश्ती। इस प्रकार से विविध एग्जाम्पल्स से हमारे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में प्रकार, उसका पनिशमेंट, और साथ ही साथ उसमें क्या वो शमनीय है, क्या वो शमनीय नहीं है, क्या उसमें आपको माफ़ी मिलेगी, क्या उसमें आप सेटलमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार के कई सारे प्रावधान हमारे भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। जी अमित। जी,
मैम, क्या आप हमें संपत्ति अपराधों में एक ऐतिहासिक मामले का विवरण भी दे सकती हैं, उदाहरण बता सकती हैं? जी, आंध्र प्रदेश बनाम बंडारू नारायण, ये एक ऐसा केस था जिसमें बेईमानी पूर्वक आशय को बताया गया था। अगर जैसे मैंने आपको रिसेंटली जो एग्जांपल दिया आपकी रिंग का, तो वो रिंग में अगर मैंने ऐसे ही वो रिंग को उठा के दूसरी जगह पे रखा है तो वो चोरी नहीं है। जब तक मेरा आशय उसको ले जाने का नहीं है तब तक वो चोरी नहीं है। तो वो आशय को परिभाषित किया गया इस केस में, बताया गया कि जब तक आशय नहीं होगा तब तक अपराध घटित नहीं होगा। ये साधारण प्रिंसिपल भी है और इस केस में इसको इलैबोरेट तरीके से बताया गया था कि कैसे चोरी के मामले में आशय को हम समझ सकते हैं। जी अमित, बिल्कुल। तो आशय से ही ये स्पष्ट होता है कि क्या किसी अपराध को अंजाम दिया जा रहा है या नहीं हो रहा है। मैम, संपत्ति संबंधित अपराधों में पीड़ितों के लिए किस तरह के उपाय उपलब्ध हैं? जी, अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई संपत्ति संबंधित अपराध घटित हो गया है तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आप सिविल रेमेडी भी ले सकते हैं, क्रिमिनल रेमेडी भी ले सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनल रेमेडी लेनी है तो आपको सबसे पहले एफआईआर दर्ज करानी होगी। जनरली भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपकी कोई संपत्ति चोरी हो जाती है या आपके साथ कोई इस प्रकार का अपराध होता है तो आप सीधा सबसे पहले अपने क्षेत्राधिकार के थाने में जाएं, उस बात की सूचना दें, एफआईआर दर्ज कराएं और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग फिर उधर से चालू हो जाएगी। शासन अपने पक्ष में अपने आप को आपका केस दे देगा और खुद आपका केस लड़ेगा और उसमें डिसाइड करेगा कि क्या आपके खिलाफ में अपराध हुआ है तो दोषी को दंड भी देगा। दूसरी बात है कि अगर आपकी संपत्ति पे कंटिन्यूअसली इस प्रकार का अपराध हो रहा है और आप सिविल रेमेडी लेना चाहते हैं तो आप स्टे ले ले। स्टे जैसे इंजंक्शन बोलते हैं, इंजंक्शन जनरल वर्ड है, निषेधाज्ञा हिंदी में वर्ड है। तो आप स्टे ले ले कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर में ट्रेसपास करता है, आपकी प्रॉपर्टी को हैम्पर करता है या बस सिर्फ ट्रेसपास भी करता है तो आप एक स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, निषेधाज्ञा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रेमेडीज होती है जो आप दोनों प्रकार से ले सकते हैं। जी अमित, बिल्कुल। तो सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों का आप उपयोग कर सकते हैं और आपको इसका उपाय भी मिल जाएगा अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन उपाय के पहले हमें कुछ प्रक्रिया का भी पालन करना पड़ता है। मैम, संपत्ति अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है? जी, आपको पूरा विवरण बताना होता है। जब भी आप एफआईआर करने जाए तो आप समय के साथ साथ, आप लोकेशन के साथ साथ या उस समय कौन मौजूद था कौन नहीं, जितना आप सटीक विवरण देंगे उतनी ही हेल्प होगी पुलिस अथॉरिटीज़ को आपके खिलाफ हुए अपराध की जांच करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, अन्वेषण करने में। तो आप उस प्रकार से वो चीज़ों को करें। आप एविडेंसेस कलेक्ट करें। आजकल सीसीटीवी लगाना बहुत अनिवार्य हो गया। जैसे आपकी संपत्ति है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, आप 24 घंटा तो वहाँ रह नहीं सकते कि आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, तो आप सीसीटीवी लगा लें, आप एविडेंसेस कलेक्ट करें और जहाँ अपराध हुआ है आप वहाँ पे जनरली ना जाए क्योंकि फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो टैंपर होते हैं वैसी सिचुएशन में। अगर आपका एक क्लोज प्रीमाइसेस है जहाँ से चोरी हुई है, चोरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आपकी बहुत वैल्यूएबल चीज़ चोरी हुई है, अगर आपको लगता है आप एफआईआर करने गए हैं तो आप उस प्रीमाइसेस को टैंपर ना करें। वहाँ पे जो फुटप्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स है, उन सब चीज़ों को आप ना करें, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करें। ये चीज़ का हम जनरली सजेशन देते हैं आपको। जहाँ आपने जैसे डिस्कवर किया कि इस प्रकार का अपराध घटित हुआ है, आप इमीडिएटली सीधा पुलिस ऑफिशियल्स के पास जाएं। उनके पास सारे मेथड्स होते हैं, फॉरेंसिक टीम भी आती है जो इन मौकाए वारदात पे आकर के नजरी नक्शा भी बनाती है, एविडेंसेस भी कलेक्ट करती है और उसके बाद कार्रवाई करती है। जी अमित। जी मैम, व्यक्ति संपत्ति संबंधित अपराधों से अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है? जी, सबसे पहले तो आप सतर्क रहें, आप प्रिवेंटिव मेजर्स करें और आप रिस्ट्रेन कर दें। जैसे कि आप जनरली किसी जाते होंगे, आप देखते होंगे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर कोई ट्रेसपास करता है वो ट्रेसपासर माना जाएगा। तो इस प्रकार का नोटिस बोर्ड अगर जनरली लोग लगाते हैं, और ये इसीलिए लगाते हैं कि वो प्रिवेंट कर सके इस प्रकार के अपराध को। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बहुत आपका बिजनेस चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप सिक्योरिटी सिस्टम रखें, कोडिंग सिस्टम रखें कि एंट्री एग्जिट चीज़ें को मॉनिटर करने के लिए कैमरास लगा के रखें। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लीगल टूल्स करें। अगर कुछ नहीं होता है तो इंश्योरेंस, हर प्रकार का इंश्योरेंस आजकल मार्केट में है, तो आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लें। इंश्योरेंस आपका हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए कि इन केस ऑफ थेफ्ट, डैमेज, लॉस, इंजुरी, हर एक चीज़ को कवर करने वाला आप एक बेहतर से बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्लान खरीदें। तो ये कुछ मेजर्स है जो हर नागरिक को करना चाहिए। ये एडवाइजेबल है कि आप भी करें इसको। जी मैम, संपत्ति अपराधों के संदर्भ में निजी रक्षा क्या होती है? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे अमित। आप कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें आप इमेजिन करिए, आप रात में अपने घर में सो रहे हैं और आपने कोई आवाज़ सुनी
कि कोई आपका दरवाज़ा खोल करके या तोड़ करके आने का प्रयास कर रहा है, क्या उस समय में आपके पास समय है कि आप पुलिस अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कर सके? अगर आपके पास समय है तब आप ये मेजर को यूज़ ना करें। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली डेंजर में है, आपकी लाइफ डेंजर में है या आपकी संपत्ति डेंजर में है, तो किसी भी प्रकार का एप्रीहेंडेड डेंजर है कि डेथ का डेंजर है कि शायद मैं इसमें मर सकता हूँ, घोर उपत्ति का, शायद मेरी शरीर को क्षति पहुँच सकती है, या शायद मेरी प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है, शायद डकैती हो सकती है, या लूट हो सकता है, या मेरे घर को आग लगाया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल से समझिए कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का एक कंसेप्ट बोला गया है। प्राइवेट डिफेंस सिर्फ शरीर का नहीं होता है, संपत्ति का भी होता है। तो आप प्राइवेट डिफेंस भी अपना सकते हैं ऐसी परिस्थिति में, और आप उतना ही फोर्स यूज़ करें जितना ज़रूरी है उस व्यक्ति को, उस खतरा को, उस डेंजर को रोकने के लिए। तो आप इतना ही फोर्स यूज़ करें, ये एडवाइजेबल होता है। और अगर कुछ ऐसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या आप उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जिनके तहत कोई इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है? जी, इंस्टेंस के लिए आप देखें कि अगर आपके गार्डन वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सिर्फ आपके गार्डन से कोई फूल तोड़ करके जा रहा है, तो क्या आप उसको मार डालेंगे या क्या आप उसके पीछे बैट लेके दौड़ेंगे? तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। आपको प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सट्रीम में फोर्स यूज़ करें कि हम तो प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे, हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप ये डिफेंस कोर्ट में नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आप ये चीज़ को एकदम ध्यान से समझें कि आप किन किन परिस्थितियों में कितना फोर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर चोरी का अपराध हो रहा है, सिर्फ आपके सामान की चोरी है, तो आप उसमें एक ब्लो दे सकते हैं, एक झापड़ मार सकते हैं या धक्का मार सकते हैं, इससे ज़्यादा आप फोर्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जान का खतरा है तो डेफिनेटली कानून ये प्राइवेट डिफेंस का प्रावधान देता है कि आप उस व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं, आप उसको बांध भी रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऐसा मैं एडवाइजेबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा ये है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी को मेजर करें कि आपको कितना बड़ा खतरा है, उस हिसाब से आप फोर्स यूज़ करें। जी हाँ, बिल्कुल। मैम, निजी रक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान के बारे में भी जरूर बताएं। जी, आईपीसी की धारा 96 से 106 में प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर दिया गया। प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है कि आप किन किन परिस्थितियों में प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शरीर से संबंधित प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना चाहते हैं कि अगर आपको एप्रीहेंडेड डेंजर है कि मैं मरने वाला हूँ या मेरा हाथ पैर टूटने वाला है, मेरा सर फटने वाला है, मेरी दांत उखड़ने वाली है, इस प्रकार का जो मेजर इशू है, ऐसी परिस्थिति में, या अगर अभी नए कानून ऐसे आ गए हैं कि रेप का प्रावधान है, अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए, ऐसी इस प्रकार का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये सारे कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें आपको इस प्रकार का आपको खतरा अगर महसूस होता है या एसिड अटैक है, तो इसमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये कानूनन प्रावधान दिया गया है। और संपत्ति से संबंधित का जो प्रावधान है जिसमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे अपराध हैं कि चोरी, डकैती या कुछ ऐसे रिश्ती कि मेरे घर को आग लगा दिया जाए, वह उस प्रकार की बड़ी बड़ी जो अपराध होते हैं उस परिस्थिति में भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन बाकी ऐसे अपराध नहीं है जिसमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अगर आपके पास समय है कि आप पुलिस अथॉरिटीज़ को कॉल करके बुला सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ना आप उस व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकते हैं, उस ऑफेंडर को हार्म पहुंचा सकते हैं, या ना उसका डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपको इस चीज़ के लिए विजिलेंट रहना होगा कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन करें, उनको बुलाएं। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं समय से, तब आप जो मेजर लेना आवश्यक हो वो मेजर वहाँ पे ले सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या आप हमें एक उदाहरण दे सकते हैं कि जहां निजी रक्षा का अधिकार कानून लागू होगा? जी, इसमें यही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मेरी संपत्ति है और वो संपत्ति में मेरी पूरी फैमिली रहती है, मेरे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब रहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में निजी सुरक्षा आप कैसे ये करेंगे जब कोई ऑफेंडर आपके यहाँ आता है? आप देख रहे हैं कि हाँ कोई एक व्यक्ति है जिसने मेरे घर की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, अब वो देख रहा है कि घर के अंदर मैं कैसे घुसूं। तो ऐसी सिचुएशन में आप निजी रक्षा का उपयोग कर सकते हैं। आप उस ऑफेंडर के ऊपर अटैक कर सकते हैं कि वो और अंदर ना घुसे। तो ऐसी परिस्थिति, या वो आपके घर का दरवाज़ा तोड़ रहा है या बड़े अपराध करने की तैयारी में है, आप देख रहे हैं उसके हाथ में गन है, तो वैसी सिचुएशन में आप अपनी निजी रक्षा का अधिकार सुरक्षित कर सकते हैं।
जी अमित। बिल्कुल मैम, बल प्रयोग के बारे में अगर हम बात करें जाए तो इसमें कानूनी रूप से कितना स्वीकार्य इसे माना गया है? जी, बल का प्रयोग, जैसे हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी का टॉपिक डिस्कस किया था अमित, कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति आकर के बस एक झापड़ मार रहा है तो आप उसको लात घुसा नहीं मार सकते हो, आपको भी सिर्फ झापड़ ही मारना है। अगर कोई व्यक्ति आकर के आपको धक्का मार रहा है तो आप उसको धक्का ही मार सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपका रास्ता रोक रहा है तो आप उसको बस अपने रास्ते से हटा सकते हो। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बड़ा अटैक कर रहा है तो आप ज़्यादा बड़ा अटैक करें, अगर कम अटैक कर रहा है तो आप कम अटैक करें। तो इस बैलेंस को बनाना, देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप अपराधी न्यायालय के समक्ष घोषित हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस प्रोपोर्शनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल। क्या मैम कोई ऐसे ऐतिहासिक मामले भी रहे जिन्होंने निजी रक्षा की समझ को आकार दिया हो? जी अमित, दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, इसमें प्राइवेट डिफेंस को यही बताया गया है कि ये डिफेंसिव है, आप डिफेंस ले रहे हैं, आप रेट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, आपको प्रतिरक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है, आपको अटैक नहीं करना है। तो आप रक्षा करने के लिए जो मेजर आपके लिए आपके पास अवेलेबल है आप वो मेजर यूज़ करें। तो ये केस में इस चीज़ को डिस्कस किया गया था, जो मैं बार बार इसीलिए एम्फेसिस कर रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेजर चीज़ों को अपनाएं, आपको प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है, आपको बस डिफेंस तक अपना मेंटालिटी रोक करके रखना है, अटैक तक नहीं जाने देना है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते इस विषय में और हम बात करेंगे कि अगर मैम किसी की संपत्ति खतरे में है तो किन प्रक्रियाओं का पालन उसे करना चाहिए? जी, आजकल आप ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम भी जानते होंगे कि आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, आप कॉल करके इन्फॉर्म कर दें कि इस प्रकार की घटना यहाँ पे हो रही है। आप तुरंत पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके उनके पास भी ये प्रावधान है कि वो उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो तुरंत उस जगह पे पहुँचे और वो अपराध को होने से रोके। तो ये कुछ मेजर्स है जो आपको पहले अपनाने हैं, और उसके बाद अगर नहीं होता है, अगर परपेट्रेटर वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो भी होगी। जी अमित। बिल्कुल मैम। आखिर में हम बात करेंगे मैम कि संपत्ति संबंधित अपराधों में पीड़ितों के लिए किस तरह के उपाय उपलब्ध हैं, किस तरह के प्रावधान उनके लिए बनाए गए हैं? जी, जब हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करते हैं, संपत्ति, अगर आपकी संपत्ति कोई चोरी कर लेता है तो उसके खिलाफ जो अरेस्ट होता है, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने वो प्रेजेंट होता है। मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के बाद एक चालान पेश करने का समयावधि होती है, उस समयावधि में चालान पेश होता है। चालान पेश होने के बाद में विचारण चलता है, ट्रायल की प्रोसीडिंग होती है। ट्रायल की प्रोसीडिंग होने के बाद में दोषी पाए जाने पर दोष सिद्धि भी होती है। और जब वो संपत्ति जब्त होती है तो संपत्ति जब्त होने के बाद में आप उसका प्रूफ दे देते हैं कि ये संपत्ति आपकी है, तो फिर वो आपको रिटर्न भी कर दिया जाता है एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो इस प्रकार से बस आपके पास रेमेडीज़ है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की है। और दूसरी बात इंजंक्शन की रेमेडी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी को एप्रीहेंडेड डेंजर है और उसमें आप स्टे ले सकते हैं, इंजंक्शन सिविल रेमेडी ले सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था। जी अमित। बिल्कुल मैम। तो आज हमने लीगल लिटरेसी में एक बहुत ही अहम कानून और उसमें दिए गए अधिकार पर बात की है। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस पर जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस कानून पर अहम जानकारी देने के लिए। जी अमित। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।